लखनऊ आता था, अन्यथा पूरे समय में वहाँ की जनता का जो समस्या था, उनके जो छोटे छोटे प्रतिदिन की समस्या थी, उसमें लगातार जुड़ना, उसमें लगातार अधिकारियों से बात करके उनकी समस्या का निस्तारण करना, ये दैनिक जीवन में हमारा वो रह गया था। तो इसलिए हम वही करते थे। तो मुझे लगता है कि शायद उनको इस पर संतुष्टि था कि क्योंकि मैं पूरे समय अवेलेबल था। मोबाइल हमारा पूरे टाइम 24 घंटे चलता ही है, तो उस कारण से शायद उन्होंने सोचा होगा कि अभी फ़िलहाल इनको चलने दे, बाद में देखा जाएगा। मतलब इतने लंबे समय तक चल रहे थे। हाँ, लंबे समय तक तो अब उनका आशीर्वाद है। अब वही लोग जैसे वो निर्णय लेते हैं, आप तो जानते हैं कि जनता के बीच में जाना, अपनी बात कहना है, बाकी वो समीक्षा करते हैं, वो परीक्षा करते हैं हमारा, और उसका रिजल्ट भी वही निकालते हैं। तो वही है, अच्छा परिणाम निकालते हैं। अभी तक बहुत अच्छा है, उनका बहुत सम्मान रहता है। सर, पिछली बार जब हम आपके साथ बैठे थे, आपके पास आबकारी विभाग था। आबकारी विभाग में लोग जाने के लिए कोशिश करते हैं कि बड़ा विभाग है, बहुत बड़ा बजट है, आप उससे संतुष्ट नहीं थे। आप कह रहे थे कि रास नहीं आ रहा है। नहीं, आबकारी विभाग में देखिए, एक वो प्रदेश के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, राजस्व को बढ़ाने के लिए उसका एक मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक था। तो जब मैं 17 में मैंने इस विभाग को लिया था, तो 13,000 करोड़ का इसकी आमदनी थी कुल पूरे प्रदेश में, और दुकानों की संख्या के हिसाब से और जितना डिस्टिलरी के माध्यम से जो सप्लाई होता था, तो कहीं ना कहीं वो मिसमैच होता था। तो उस पर नए टेक्नोलॉजी के आधार पर, नए टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी चेंजेस हमने उस 2 साल के अंदर किया, और जिसके कारण से मैंने, जब तक हम वहाँ छोड़ रहे थे, तो लगभग 30,000 करोड़ का अभी तक उसका आमदनी अब आना शुरू हो गया। 13,000 करोड़ से बढ़ा करके 30,000 से लेकर 32,000 तक हम लोग का अनुमान है कि इस स्थिति में भी आराम से आ जाएगा। और इसकी गुंजाइश भी थी उसमें कि 40-45 हज़ार तक हम ले जा सकते हैं। तो हाँ, इसमें बहुत सारे पीते, इसमें पिलफरेज बहुत होता है, इसमें बीच में नकली शराब का भी धंधा चलता है, जो हमारे जो ठेका लेते हैं वो भी गड़बड़ी करते हैं। तो लगातार इन लोग को वॉच करना, मॉनिटर करना, बराबर इनके ऊपर रेड करना, ताकि एक भय पैदा हो कि जो डिस्टिलरी से जो आ रहा है शराब, उसको ही लोग पिएं, क्योंकि उसका क्वालिटी एक अलग होता है, अच्छा होता है। जो लोग मर रहे हैं, जो हाँ, वो उनकी मौत ना हो, वो हाँ, उससे ना हो, इसलिए प्राइसिंग भी उसी हिसाब से किया जाता है कि जो देसी शराब है वो भी इससे। वापस अपने विभाग पर आते हैं। आपके विभाग आपको मिल गया, आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, क्या कर रहे हैं सर स्वास्थ्य एवं परिवार, स्वास्थ्य में, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य? बड़ा विभाग है, कठिन विभाग है, और बहुत सारी समस्या इसमें है, क्योंकि पहले से ही जो हमने इसमें, अब लगभग 2 साल हमारा हो गया। 2 साल में मुझे लगता है कि 1.5 साल से ऊपर तो हम कोविड के महामारी में ही इसका मुकाबला, इसका लड़ाई करने के लिए इसका प्रबंधन, तो बहुत बड़ी परीक्षा थी, बहुत कठिन परीक्षा थी। मगर कुल मिला के जो इधर 2 साल के अंदर समझ में आया कि हमारे लगभग 24,000 या लगभग 24,000 प्लस बड़े चिकित्सालय से लेके छोटे ANM सेंटर्स तक इतनी बड़ी हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं। और ये भी समझ में आया कि डॉक्टर्स की कमी के कारण बहुत सारे हमारे इस तरह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बंद पड़े हुए थे, बहुत से जर्जर पड़े हुए थे। बहुत जगह हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जॉब जाते ही नहीं थे, बहुत से डॉक्टर कई वर्षों से गायब थे, उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं थी। तो ये सब को लेके हम लोग बहुत चिंतित भी थे कि 24 करोड़ की आबादी के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा कैसे प्रदान किया जाए, कैसे सुनिश्चित करें कि हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारा डॉक्टर उपलब्ध हो, दवाइयाँ उपलब्ध हो, और एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि जो व्यक्ति गांव का जो जाता है उसको लगे कि हाँ, हमको जो दवाई प्राप्त हो रहा है कि उससे हमको फ़ायदा भी हो रहा। आवश्यकता अनुसार उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या जिला अस्पताल पर रेफरेंस करके और उनके तमाम जांचों करने के लिए ये सब के उपकरण भी लाने के लिए हम लोग इसी में लगे ही थे। और खैर अब फिर शुरू कर दिया हमने, क्योंकि 1.5 साल में तो कोरोना के कारण से कुछ कर भी नहीं पाए। कोरोना काल की सेकेंड वेव ने सर पूरा बहुत मुश्किल कर दिया। लोगों ने तड़प कर जान चली गई लोगों की ऑक्सीजन की वजह से। और केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट गई सर, उसमें कहा गया कि राज्यों में, किसी भी राज्य में बिना ऑक्सीजन के कोई भी मौत नहीं हुई। यूपी के क्या हाल? देखिए, ये एक कंट्रोवर्सी बन गया है कि 2020 में जब पहले बार कोविड का ये महामारी शुरू हुआ था पूरे विश्व में और अपने देश में भी, उसमें हम लोग सभी लोग, वैज्ञानिक, चिकित्सक, सब अनजान थे। जैसे जैसे उसके लक्षण आने लगे उसी हिसाब से एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय हुआ। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से लेके विशेषज्ञ के द्वारा एक तय किया गया,
और जो व्यवस्था उसके अनुरूप हमने बनाया, जनपद से लेके मेडिकल कॉलेज तक एक L1, L2, L3 की व्यवस्था, जिसमें बुखार से गंभीर पेशेंट्स और उससे जो लक्षण आ रहे थे उनको कैसे ट्रीटमेंट करें, थोड़ा ज़्यादा जो उनको अगर आवश्यकता पड़े हल्का फुल्का वेंटिलेटर या ऑक्सीजन का, उसको कैसे हम डील करें, और लास्ट में सुपर स्पेशलिटी जो मेडिकल कॉलेजेस थे वहाँ पर उनको ले जाके जो ICC क्या बोलते हैं ICU वाली व्यवस्था और वेंटिलेटर व्यवस्था वहाँ पर उनका करें। तो ये 3 स्टेजेस पर हमने उसको मुकाबला किया, और उसके साथ बहुत सारे हमने अन्य सुविधा भी प्रदान किए। उसी में आपको याद होगा कि उसी 2020 में 32 लाख प्रवासी मजदूर भी आए थे। एक एक जनपद में क्वारंटीन सेंटर्स बनाना, उनका भोजन की व्यवस्था करना, उनको इंफ्रारेड थर्मोमीटर से उनकी जांचें कराना, गांव तक उनको भेजना, और गांव तक भेजने के बाद उनके खाते में 1000 रुपया डालना, 1 महीना का उनको फूड पैकेट देना, गल्ला का वितरण के लिए देना, और निगरानी समिति जिसमें हमारे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, ये सबको लगा के ANM सेंटर, ब्लॉक के कुछ लोग कर्मचारी, डॉक्टर्स की टीम मिला के उन सभी का एक एक घर में जाके उनका ये देखना कि क्या वो लक्षण से ऊपर हो गए हैं, क्या उनका क्या स्टेज है, मॉनिटरिंग हाँ मॉनिटरिंग पूरा लगातार हम लोग ने इसको किया। और इससे हमने इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना काल में आपने भी बहुत मेहनत किया, लेकिन सवाल सर ये उठना, क्या उत्तर प्रदेश से कोई ऐसी चिट्ठी गई थी कि ऑक्सीजन से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है? ये अभी 2021 में जो जिस स्वरूप में ये आपका कोविड की जो महामारी अब की जो आई है, तो ये सभी लोग ने देखा, और पूरे विश्व में और अपने देश में भी, कि ये सीधा हमारे फेफड़े में संक्रमित किया, और संक्रमित करने के बाद जब वो नेगेटिव आता था आपका टेस्ट, बाद में 1 हफ्ते में पता चला कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। उसमें टेस्ट कराया, CT स्कैन कराया, तो पता चला कि फेफड़े इफेक्ट हो गए, और जिसकी आवश्यकता ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ में ऑक्सीजन की भी आवश्यकता थी। तो अभी ये जो विषय एकदम से उत्पन्न हो गया, क्योंकि हमारे नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान दिया संसद में, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे। तो एक्चुअली इसका ये बात होता है कि जब आपको कोई बीमारी हो जाता है, आपको कैंसर हो गया या किडनी हो गया या कोई भी कारण से आपका मृत्यु हो जाता है, हाँ, तो वो आप कहते हैं वो जैसे कोविड हुआ तो आपका कोविड से ही मृत्यु हुआ। कोविड के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में इस बार जो हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किए थे, उसमें रेमडेसिविर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, वो लगातार कर रहे थे। उसके साथ जो बदल के जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आता था हमारे विशेष द्वारा, वो चलाते थे, और संक्रमण, आपके फेफड़ा संक्रमण होने के नाते उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जो हमने पूरा उपलब्ध कराया था। जी सर, लेकिन आगरा में जिस तरीके से कांड हुआ, उन लोगों ने ट्रायल टेस्ट किया, तो ये तो साफ केस था ना कि हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से लोगों की। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत फ़र्क हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस समय भी किल्लत के साथ में जब केंद्र सरकार ने हमको ऑक्सीजन आवंटन किया, 8000 मेट्रिक टन हमारा आवंटन हुआ। कहीं हम जमशेदपुर से ला रहे हैं, कहीं बोकारो से ला रहे हैं, कहीं जामनगर से ला रहे हैं, दूर दूर से ला रहे हैं। और फिर हमने अपने इन हाउस, हमारे जो अपने रीफिलिंग वाले सेंटर्स बहुत सारे बंद पड़े हुए थे, उनको प्रोत्साहन करके उनको शुरू करवाया। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो दाता था, उनसे हम लोग ने रिक्वेस्ट करके मेडिकल ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। चीनी मिल भी अपने कुछ मशीनों के साथ परिवर्तन करके वो भी दिए, और प्लस बाहर से जो आ रहा था वो तो आ ही रहा था। अब एक बार फिर से केंद्र सरकार ने दोबारा से सारे राज्यों को चिट्ठी लिखी है और ये मांगा है कि क्या वास्तव में ऑक्सीजन से कोई मौत हुई कि नहीं। अब आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स? अभी तो वो चिट्ठी हमारे पास आई नहीं है, हमारे विभाग में आई होगी, और उसको देख के हम लोग, जिस तरह से हमने आपसे बात कहा, हमारे पास सारे फिगर्स हमारे पास है, क्योंकि जितने भी मृत्यु हमारे हॉस्पिटल में होती है उसके डेथ ऑडिट भी होता है, उसका कारण भी लिखा जाता है, किस कारण वो एंट्री हुआ, कितना ऑक्सीजन उसको दिया गया, कौन कौन से मेडिसिन दिए गए, क्या कोमोबिडिटी था उसका, और लास्ट में उसका कारण क्या हुआ मृत्यु का, वो सब हमारे पास रिकॉर्ड आज भी है। हम उसको अपने राज्य के पोर्टल पर भी करते हैं और राष्ट्रीय पोर्टल पर भी हम उसको अपलोड करते रहते हैं, सब डिटेल के साथ। तो वो पत्र जब आएगा हमारे सामने तो उसका उसी हिसाब से रिप्लाई बनाया जाएगा। कोई इस तरह का मृत्यु हम आपको बता सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ, जो मृत्यु हुए वो कोविड की वजह से हुआ। और कोविड के ट्रीटमेंट में बात पर कायम है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। जी, कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। खुद स्वीकार किया कि प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इस तरीके से किया, छुपा के रखा और दिया नहीं। हम लोगों ने भी देखा सर कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन नहीं दिया लोगों को और लोग तड़प तड़प कर मरे। देखिए, फिर ये बात आती है कि हमारा जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट के उस पर चलता है। जी जी। प्राइवेट हॉस्पिटल को भी बोला गया था कि अपने हॉस्पिटल में जो मृत्यु होती है उसको आपको हमारे राष्ट्रीय, हमारे जो प्रदेश के पोर्टल है उस पर आपको अपलोड करना चाहिए। कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे, और उसका कारण भी बताने के लिए हम लोगों ने कई बार उन लोग को नोटिस भी दिया
कि आपके सारे फिगर्स हमारे पास आ नहीं रहे, कितने कोविड पेशेंट आपने भर्ती किया, कितने उनमें से डिस्चार्ज हुआ, कितने मृत्यु हुआ, वो हमको बताना चाहिए। यही कारण था कि आपने 43 अस्पतालों के खिलाफ जी कार्रवाई किया। वो ओवर चार्जिंग भी कर रहे थे, डिटेल भी नहीं दे रहे थे, अननेसेसरली वो एम्बुलेंस के माध्यम से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, ऑक्सीजन छुपा के रखते थे, मनमानी पैसा लेते थे। तो ये सब पर हम लोगों ने पूरा एक्शन लिया, इसमें कहीं भी हुआ हम लोगों ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। आपको लगता है कि वाकई सर ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बन गए, ये वाकई अभी कहा जा रहा है ये उद्योग बन गए हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, इन पर अब अंकुश लगाने की दरकार है क्या? देखिए, ये तो बहुत ऊंचे स्तर की बात है कि केंद्र में अगर इस तरह का पॉलिसी बनेगा जिसमें बेड के हिसाब से एक मानक तो बना है कि आप कोई भी हॉस्पिटल खोलेंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो प्रति बेड के हिसाब से ये सुविधा आपके पास होना चाहिए, इतने मैन पावर आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये पूरे देश में ये चल रहा है उस मानक को और ये करने के लिए कि क्योंकि कम से कम आपके, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ बड़े हॉस्पिटल होते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं, वो सुविधा कुछ और देते हैं, इसलिए उनके रेट्स थोड़े हाई होते हैं। इन रेट्स को भी एक लेवल पर लाने के लिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से लेके मध्यम टाइप के हॉस्पिटल या छोटे हॉस्पिटल को भी एक रेट का एक लेवल लाना चाहिए। तो ये तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपने यहाँ से जब इसको इनिशिएट करेंगे और सभी राज्यों के साथ बैठेंगे। आपको लगता है कि समय आ गया कि इन पर नकेल डालनी चाहिए? होना चाहिए, एक रेट का लेवल होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले, और कभी कभी उनको लगता है कि गवर्नमेंट में उतनी सेवाएं नहीं मिल पाती, तो नॉर्मली वो अट्रैक्ट होता है प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से, और प्राइवेट हॉस्पिटल उनसे मनमानी पैसा लेता है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल ने जिस तरीके से मनमानी किया, लोगों को मौत के हवाले किया, ये वाकई बहुत दर्दनाक था और इस पर कंट्रोल की ज़रूरत है। आप बने रहिए सर हमारे साथ में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है और आप दर्शक आप भी कहीं अपना स्क्रीन छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि हम यूँ गए यूँ वापस आए और समझेंगे कि आगे आइंदा इस तरह की घटनाएं ना हो, उसको रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है और बाकी परिवार कल्याण और दूसरे विभागों में भी क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, जागरूकता के साथ उत्तराखंड राज्य ने कोरोना की दूसरी लहर का डटकर किया सामना। जन जन का साथ और उनके विश्वास के साथ उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी और कोरोना के मुश्किल समय में जन जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जीवन रक्षक औषधियां, ऑक्सीजन और सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन अब एक बार फिर आपके साथ और आत्मविश्वास के साथ हमें कोरोना की तीसरी लहर को आने से पहले ही रोकना होगा। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, कोरोना वैक्सीनेशन करवाकर खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित करें। कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करें। कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन हमें अब भी सावधान रहना है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि कोविड-19 की तीसरी लहर में हमारे बच्चे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सावधानी ही कोरोना को हरा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम हम सबकी है जिम्मेदारी। जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन कोरोना के खिलाफ लड़े जंग। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सर। तीसरी लहर की भी चर्चा चल रही है कि अभी जुलाई चल रहा है, हो सकता है सितंबर में अपना विकराल रूप धारण करे, तो आइंदा इस तरह से घटनाएं ना हो उसके रोकथाम के लिए आपने क्या क्या उपाय किए हैं? अभी जो 3-4 महीने पहले हम लोग को संकेत मिले थे वैज्ञानिक के द्वारा कि 18 साल के नीचे के बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। ये थ्योरी उनने इसलिए कहा क्योंकि जो वैक्सीनेशन हमारा चल रहा है वो 18 से ऊपर का वैक्सीन काफ़ी तेज़ी से पूरे देश में चल रहा है, लगभग 45 करोड़ अभी हो भी चुके हैं। जी। तो उसके हिसाब से हम लोग ने अपना पीडियाट्रिक आईसीयू जहाँ जहाँ हमारी कमी थी उसको पूरा करने का प्रयास किया और वो हमारे 3 महीने के अंदर लगभग सब तैयार भी हो चुके हैं। 100 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू हमने मेडिकल कॉलेज में तैयार कर लिया है। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ जगह पर जो हमारे FRU सेंटर्स माने जाते थे वहाँ भी हमने करीब 8 से 10 पीडियाट्रिक आईसीयू
उसके संसाधन, उसके उपकरण और उससे जुड़े हुए पीडियाट्रिक डॉक्टर्स का प्रशिक्षण, ये पिछले 3 महीने से हम लोग चला रहे हैं और लगभग अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो उस मानक के हिसाब से हम तीसरे फेज़ का जो संकेत आया था वो हम तैयार हैं। दूसरा जो शॉर्टेज हुआ था ऑक्सीजन का उस समय, उस शॉर्टेज को पहले से ही पीएम केयर फंड से, CSR फंड से, MP MLA के फंडों से, ये हमारे मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC, CHC तक, ये सारे इनके सभी के सहयोग से ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स छोटे बड़े सब लग चुके हैं लगभग, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पास पहुंच चुके हैं। लगता है कि अब संतुष्ट हैं? हाँ, अब उस हिसाब से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं कि हमारा तैयार है। किस स्वरूप में वो आएगा थर्ड फेज, वो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। सर, वैक्सीन की आपने बात की, 24 करोड़ का प्रदेश है हमारा, 13.7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। आप कह रहे हैं कि हम नंबर 1 है सारे देश में। अभी हम आज के दिन उत्तर प्रदेश ने 4.47 करोड़ वैक्सीनेशन हम लगा चुके हैं अभी तक। जैसे आप जानते भी हैं कि लेकिन ये तो आप सिंगल डोज की बात कर रहे हैं सर, अगर हम डबल डोज मिला के डबल डोज तो सर 75 लाख लगी। नहीं, सिंगल नहीं, ये मैं टोटल बता रहा हूँ। सिंगल प्लस डबल मिला के 4.57 करोड़ का हम लगा चुके हैं। उसमें सिंगल में ज़्यादा है, डबल में, सेकेंड डोज में थोड़ा सा कमी है, वो सब कर रहे हैं। अब देखिए, 2 चीज़ इसमें है। जब पहले हम लोग को बोला गया था प्रधानमंत्री के द्वारा कि सब राज्य अपने संसाधन से खरीद के अपना लगाएंगे, वो हमने प्रयास करके शुरू किया था। उसके बाद पॉलिसी चेंज हो गया, प्रधानमंत्री के द्वारा ये सूचना दिया गया कि अब वो केंद्र सरकार ही खरीद के सभी राज्य को देंगे। तो हमारा आवंटन आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए था, मगर वो हो नहीं पाया क्योंकि उत्पादन करने वाले 2 कंपनी देश में, उनका उत्पादन का क्षमता अभी उतना नहीं बढ़ पाया जितना माना जा रहा था। सिंगल डोज खाली 75 लोगों को लगी है, 75 लाख लोगों को लगी है। आपको लगता नहीं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है? क्योंकि 24 करोड़ का प्रदेश है, 13 करोड़, करीब 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। अगर हम 18 साल से नीचे की बात छोड़ दें तो आपको लगता है कि बहुत तेज काम करना पड़ेगा? नहीं, काम करने के लिए हम तेज हैं, मगर क्योंकि हम निर्भर हैं वैक्सीन का केंद्र सरकार, तो इसलिए हमको तो उतना ही जितना मिलता है। हमारे अधिकारियों के द्वारा लगातार बातचीत होती रहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मैं मिलकर भी आया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सीधा प्रधानमंत्री से बात हो चुकी है, और सभी जगह ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बड़ा राज्य है, इसमें लगाना बहुत आवश्यक है, ताकि तीसरे फेज़ में आने में काफ़ी कंट्रोल भी हो जाएगा। उससे जो लक्षण आएंगे बहुत कम आएंगे। 25% ये वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल को दी गई, लेकिन वो 7 से 8% ही उठा रहे हैं। उसको लगता है, क्या लगता है कि इसमें भी चेंज करना? नहीं, इसको तो हमने भी, और हमारे साथ मुझे लगता है अन्य राज्य के लोग ने भी ये मांग किया था। मैं स्वयं पत्र के माध्यम से भी जब मैं मिला था तो मैंने ये मांग किया था कि इसमें भी आपको 25%, मान लीजिए कि 10% छोड़ दीजिए उनके लिए, बाकी हमको अलॉट कर दीजिए, ताकि हमारा वैक्सीनेशन और बढ़ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी वो 7-8% ही उठा रहे हैं। पर इस पर वो सहमत नहीं थे। उनका ये कहना था कि वो उद्योग जगत को प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनको बात कर रहे हैं कि वो ये CSR के माध्यम से अपने वर्कफोर्स को वैक्सीनेट करने के लिए ये उठाएं और उसका पेमेंट करें, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या किसी हॉस्पिटल से टाई अप करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो कुछ राज्यों में तो ये पहले से हो भी रहा है, जहाँ ज़्यादा इसके वो हो भी रहे हैं, मगर हमारे राज्य में पहले से, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन ठीक चल रहा था, तो ज़्यादा लोग जो वर्कफोर्स हैं वो ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं, 2 बार उनका वैक्सीनेशन भी हो चुका है। तो बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं, या बड़े बड़े कोई अगर कंपनी होगी तो वो अपना खरीदेंगे, मगर उतने तेज़ी से वो लोग उठा नहीं रहे जितना हम चाहते हैं उनको उठाने के लिए। एम्बुलेंस की सेवा निरंतर चलती रहे, इसके लिए क्या आप कोई फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं, जिससे, क्योंकि जब हड़ताल इस तरह के कर देते हैं, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो आम मानस बहुत परेशान हो जाता है? देखिए, इतना बड़ा सेवा ये है, और जितने भी हम लोग ने रिव्यू किए अन्य प्रदेशों में भी ये, चाहे मोस्टली इनका चल रहा है या 2-4 जगह और थोड़े से कोई दूसरे टाइप के आ रहे होंगे, तो ये योजना चलाने के लिए, इसके लिए पूरा एक कॉल सेंटर की व्यवस्था कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश जैसे जगह में, एंड एक वर्कफोर्स होना चाहिए जो सेवा प्रदाता होने के नाते वो खुद अपना करेंगे, और एक डेडिकेटेड माइंड होना चाहिए कि इसको चलाने के लिए, और जो शर्तों के आधार पर आपका, जैसे एक कॉल आपको आता है, उस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आपको पहुंचने के लिए एक समय दिया जाता है। वो ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में ये बताया जाता है कि ये आपका है, और उसमें अग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, उसी पर वो अग्रीमेंट लेते भी हैं। तो अगर आप उस समय के अंदर नहीं पहुंचते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगता है। पिछले 2 साल से इन लोग काम, जो कोविड के नाते इनके 50% एम्बुलेंस हमारे में लग गए थे, उनको हमने जितना भी उनका जो प्रॉब्लम था उसको हमने मैनेज करके उनको पेमेंट भी दे दिया कि भाई आपका नहीं चल रहा, बट पहले से
ये लोग क्या करते थे कि अपने समय के अनुसार नहीं पहुंचते थे, तो जो पेशेंट परेशान है हाँ। वो उसको समय से एम्बुलेंस नहीं मिलता था, उस पर हम पेनल्टी बराबर लगाते थे। तो उसके कारण से ये लोग नाराज होने लगे। मतलब इनका है कि ये मनमानी करते रहें, इन पर पेनाल्टी ना लगे। हाँ, तो अब ये बात हो रही है कि हम कमिश्नरी मॉडल पर इस पर विचार कर रहे हैं कि अगर इस तरह का बार बार चलेगा तो इनका एग्रीमेंट समाप्त करके हम कमिश्नरी मॉडल पर टेंडर करके देखें। छोटी छोटी कंपनी हो सकता है आ सकते हैं, और ये कमिश्नरी के अंदर 8-9 जनपद है तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा वो कॉल सेंटर सिस्टम भी बना लेंगे। इसका विचार हम लोग कर रहे हैं, और या अथवा हम कितना चला सकते हैं अपने स्वास्थ्य सेवा से, वो भी हम देख रहे हैं। ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सरकार की भी छवि काफ़ी खराब हुई। आइंदा ऐसा ना हो सके, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के क्या योजना है आपकी, कहाँ तक पहुँची है? ऑक्सीजन प्लांट मैंने आपको बताया कि लगभग हमारे सब हॉस्पिटल में लगते जा रहे हैं जी, और उसका मॉनिटरिंग भी हो रहा है, डे टू डे मॉनिटरिंग हमारे आप ये वादा कर सकते हैं कि आइंदा ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी? नहीं, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब तो काफ़ी संख्या में हमारे CHC तक हमारा लग चुका है, और कई जगह तो हम लोग ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स भी लगा रहे हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन प्लांट से 200 सिलेंडर तक हम अपना भर सकते हैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर में। और वो जब लग जाते हैं तो उसमें आप कम से कम किसी भी PHC CHC में मान लीजिए ऑक्सीजन की कोई मशीन ख़राब हो गया, कोई बात हो गया, तो सिलेंडर के माध्यम से तत्काल हम अपने जनपद के अंदर ही फीड कर सकते हैं। इस तरह का व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। सर, आपके पास परिवार कल्याण, परिवार मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग भी, क्या कर रहे हैं इस विभाग में? इसमें मूलतः हमारे आशा वर्कर बहुत बड़े पैमाने पर हैं, और आशा वर्कर का फील्ड लेवल पर बहुत काफ़ी काम हो गया, बहुत महत्वपूर्ण काम हो गया। उनको बहुत सारे एक्टिविटी से जोड़े गए। जब हमारा ये कोरोना हुआ था तो मेन हमारे वही थी जो जाती थी वहाँ पर नीचे और घर घर में जाके देखते थे। दस्तक अभियान हमारा है, रूटीन इम्यूनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, फिर आपके अन्य बीमारियों, फाइलेरिया के लिए जाना, TB के लिए जाना, बहुत सारे हमारे जो हेल्थ के एक्टिविटीज़ हैं। और आपके 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, जिसमें आप गर्भ व्यवस्था के अंतर्गत जो माताएं को लाते हैं, फैमिली प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। दिक्कत है कि आशा बहुएं को वो भी परेशान है, मतलब उनकी तमाम मांगे हैं जो भी सरकार ने पूरी नहीं की, कई बार वो हड़ताल भी कर। नहीं, इस सरकार में तो हम लोगों ने उनका बेसिक जो मानदेय था उसको भी हमने बढ़ाया। उसके साथ जो गतिविधियाँ ये करते हैं वो इंसेंटिव के रूप में एक काम करने के लिए इतना रुपया हम देते हैं, 100 रुपया देते हैं, 150 रुपया देते हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए 2 देते हैं। तो जो अच्छे आशा वर्कर अपना काम करते हैं वो लगभग 8,000 से 10,000 तक अपना बना लेते हैं उसमें, तो उसको एक इंसेंटिव कहते हैं हम लोग। आपके पास परिवार कल्याण विभाग भी है, आपने अभी एक योजना बनी जनसंख्या नियंत्रण की, एक खास वर्ग, कहने में कोई गुरेज नहीं, मुस्लिम वर्ग कह रहा है जानबूझ के उनको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है कहीं इसमें इस जनसंख्या नीति को समझने में कहीं प्रॉब्लम आ गया। उस समय जब हम जनसंख्या नीति बनाए थे 2021 से लेकर 2030 तक हमारा किताब बना था, और ये पिछले 2016 के पहले भी बनता था। उसी समय एक लॉ कमीशन जो विधि आयोग ने जस्टिस मित्तल के माध्यम से कुछ अपना इंटरनेट पर निकाला कि वो कुछ कमेंट्स चाह रहे थे पब्लिक से, अगर हम 2 बच्चे का पॉलिसी बनाएंगे तो इसमें क्या कमेंट्स आए। वो दोनों उसी समय क्लैश कर गया। जब हमने जनसंख्या नीति को कैबिनेट में रखा तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये उससे संबंधित है, जबकि हमारा लेकिन कैबिनेट में आपने रखा था ठीक बकरीद वाले दिन कैबिनेट से पास कराया, क्या मैसेज देना था क्या? नहीं, उससे मतलब नहीं था, वो ये था कि स्थिरता कब तक हम ला सकते हैं। तो ठीक बकरीद वाले दिन कैबिनेट में पास कराने की दरकार। देखिए, बकरीद वाला दिन था या नहीं था मुझे याद नहीं है, वो कैबिनेट जब रखते हैं तो कैबिनेट में हम लोग चले जाते हैं, शायद उसी दिन रहा होगा, वो उसका महत्व नहीं था। मगर हेल्थ सर्विसेज हम कैसे इम्प्रूव करें, परिवार नियोजन के कैसे जो हमारी योजना है उसको कैसे प्रोवाइड करें। लेकिन लोगों का मानना है कि पहले तो आप विधायक और सांसदों पर ये नीति लागू होना चाहिए, क्योंकि भाजपा के 150 विधायकों के ही बच्चे 8-60 बच्चे हैं, 2 से लेकर के 8 बच्चे हैं। आपको लगता है कि आप लालू यादव की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं यूपी के विधायकों की बात कर रहा हूँ सर। तो मुझे लगता है विधायक में भी इतने सारे बच्चे नहीं जितना लालू यादव का था। यादव जी के तो 11 हैं, वो मान लेता हूँ। तो इसमें कोई आप जानते होंगे, बताए नहीं तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा नहीं सर, एक रिकॉर्ड है पूरा यूपी में भी करीब 150 विधायकों के ऐसे हैं विधायक जिनके 2 से और 8 बच्चे तक हैं। खैर, उसमें अभी इस पर तो हम लोग इस इशू पर आए भी नहीं है। जी जी, वो तो ऐसा इशू है कि लेजिस्लेशन करेंगे तब आप 2 बच्चा का बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो स्थिरता को करने के लिए कि कब तक हम जनसंख्या को उत्तर प्रदेश का स्थिर कर पाएँ, ये 10 इयर्स का जो हमने बनाया है, और इसमें बेसिक हेल्थ इंसेंटिव्स कितना है, हेल्थ फैक्टर्स में क्या क्या हम कार्यक्रम कर सकते हैं, वो सब ठीक है सर। लेकिन पंचायत वाले लोग कह रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है और विधायक और सांसद चुनाव लड़ेंगे, ये तो ना इंसाफी है सर। अगर कभी ये विधेयक के रूप में आता है, विधानसभा में डिस्कशन के बाद बनता है, तो फिर वो सामान्य रूप से सबकी सहमति से बनेगा। अभी कोई इसका इरादा भी नहीं है, न कभी हम लोग इसको ला भी रहे हैं।
अभी हमारा जनसंख्या नीति दूसरे रूप से क्या बना लगता है है। जनसंख्या नीति में के कारण भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा 2022 के चुनाव में? नहीं, अगर वो विधायक लाते हैं तो कितना फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो जनता ही बता पाएंगे, मिल भी सकता है, मगर अभी उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी वो तो है भी नहीं हमारे पास। अच्छा सर, समय हमारे पास समाप्त हो गया है। अंतिम सवाल है आपसे कि स्वास्थ्य को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के आप कितना तैयार हैं, और क्या हमारे प्रदेश की जनता को के न्यूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आप संदेश। देखिए, कोरोना का ये काल जब लगभग समाप्त हो रहा है या न्यूनतम पर आ गया है, तो हमारा जो असली काम है, हमारा पीएचसी, हमारा सीएचसी, हमारे जिला अस्पताल में अच्छे सुविधा बेहतर देने के लिए ये हमारा प्रयास अब हो रहा है। तो एक एक पीएचसी को हम चिन्हित कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद ने सीएचसी गोद लिए हैं, पीएचसी गोद लिए हैं, उनके माध्यम से हमको सूचना मिलता है, हम अपने फंड देते हैं, वो अपने फंड देते हैं, और उसको रंगाई पुताई मेंटेनेंस करना, उसमें डॉक्टर्स उपलब्ध करना हमारा काम, उसमें उपकरण करना हमारा काम। तो हमारा प्राथमिक अब लक्ष्य ये हो गया कि एक एक पीएचसी और सीएचसी हमारा अच्छी तरह से चले, जितना भी शॉर्टेज होने के बाद भी हम ये सुविधा दे पाएँ कि डॉक्टर्स के वहाँ पर उपलब्ध होने की जगह है, और उसके साथ जो उपकरण ज़रूरत पड़ता है, जैसे आपका अल्ट्रासाउंड है, डिजिटल एक्सरे है, डायलिसिस चलना चाहिए, सीटी स्कैन चलना चाहिए जिले अस्पताल पर, एमआरआई हमारा मंडल अस्पताल पर करें, ये सारे प्लानिंग जो हमारा स्थगित हो गया था, इसको हम लगातार अब फिर शुरू करने जा रहे हैं। तो और कार्यकर्ता भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी जिम्मेदारी मिली है कि कम से कम हफ्ता में एक बार जाके उन अस्पताल पर देखें और फीडबैक दें कि वो डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जनता को सीधे क्या संदेश देना चाहते हैं, जनता से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जनता को हमारे ऊपर विश्वास करें कि हम परिवर्तन हमने बहुत किया है इसमें, और उस परिवर्तन के माध्यम से हमारा ध्येय है कि हम किसी न किसी रूप में उनको अच्छी सेवाएं प्रदान करेंगे। उनको लगेगा कि गवर्नमेंट के जो अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, सीएचसी हैं, वो अच्छी सेवा दे सकते हैं, अच्छी दवाई दे सकते हैं, अच्छी जांचें करा सकते हैं, और काफ़ी हद तक हम लोग उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भी केजीएमयू और पीजीआई में ये सुनिश्चित करेंगे कि हर छोटी छोटी बातों को लेके किसी चीज़ का रेफ़र नहीं होना चाहिए कि बड़े अस्पताल में आप रेफ़र करते जा रहे हैं। इसकी भी व्यवस्था हम लोग करते जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग के माध्यम से, अपने सुविधा संसाधन के माध्यम से, अपने मैन पावर के माध्यम से एक रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम अच्छी तरह से चलेंगे। आप अस्पताल में जब आएंगे तो उनको आपको बहुत ज़्यादा कमियां नहीं मिलेगी, काफ़ी सुधार मिलेगा, और उस सुधार के प्रति हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये जयप्रताप सिंह जी जो एश्योर कर रहे हैं प्रदेश की जनता को कि जो हुआ उसका अंदाज़ा नहीं था, दूसरी लहर इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी भयानक हो गई थी कि उसको उस लेवल पर उसकी भरपाई नहीं की जा सकी, संसाधन नहीं जुटा सके, लेकिन अब वो पूरी तरीके से तैयार हैं। तीसरी वेव अगर आती है तो प्रदेश की जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य के हालात एकदम ठीक किए जा चुके हैं। ना ऑक्सीजन की कमी होगी, ना ही दूसरे किसी कमी की वजह से उन्हें जूझना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ में, और हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ में एक ऐसे ही शख्स के साथ।